इससे आपको आगे चल के अपने इंजीनियरिंग में, अपने लाइफ में, करियर में चीजों को चुनने में, उन पे डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप इज ऑलवेज बेटर। चलिए, वेरी डिफिकल्ट इज एडवांस, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है जेईई मेंस का। क्लियर? आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्रीगेट बोला गया। एग्रीगेट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट फिक्स है। ऑल इंडिया कोटा जो है, ऑल ओवर इंडिया का कोटा जो है वो सिर्फ 15% का है। तो रिसर्च का अगर ऑप्शन जाना है तो बीएससी इज नॉट बैड, इनफैक्ट वेरी गुड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हरीश प्रियम, जो कि आज आपके सामने बात करने आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी से टॉपिक के बारे में। और वो इंपॉर्टेंट और जरूरी सा टॉपिक क्या है? तो वो इंपॉर्टेंट और जरूरी सा टॉपिक है कि टॉप 5 इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस क्या हो सकते हैं, जिसपे आपको हर हाल में ध्यान देना चाहिए और इनको भरना ही भरना चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, कोई भी बच्चा जो एग्जामिनेशन दे रहा होता है या तैयारी कर रहा होता है, 12वीं में होता है या ड्रॉपर होता है, वो एक टारगेट तो लेकर चलता है आईआईटी। बट आईआईटी अगर नहीं हो पाया, देयर मस्ट बी प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। आपके पास और ऐसे एग्जामिनेशंस होने चाहिए और ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो आप और क्या कर सकते हैं। और इस बात को ऑप्शन रखने से ये कहीं नहीं प्रूव होता कि यार आप फेलियर हो या फिर आप पहले से मान लिए हो कि आपका आईआईटी नहीं होगा। नहीं, इसका सिंपल ये मतलब होता है कि हाँ भाई, हम आईआईटी के लिए पूरी कॉन्फिडेंस से लेंगे, बट इन केस अगर नहीं हो पाया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो एटलीस्ट हमारा पूरा साल वेस्ट ना हो जाए, हमारा पूरा करियर पे एक बड़ा सा दाग या धब्बा ना लग जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना विलंब के। और अगर आपने अभी तक इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसे बेहतरीन कंटेंट और भी बहुत सारे मिलेंगे। तो आप जाके हमारा लाइव सेक्शन देखिएगा। हमारे लाइव सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपको, जो आपको काफी अपील करेंगे, काफी अपीज करेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ यार, ये सारे वीडियोस तो देखने चाहिए। गेटिंग इनटू अ प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज इज योर ड्रीम। ऑब्वियसली सबका यही ड्रीम है। तो सबसे पहला इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ऑब्वियसली नन अदर देन जेईई मेंस है। अब यहाँ पे मैंने जानता सारे लोग हैं कि भैया जेई तो करना है, लेकिन मैंने ध्यान से यहाँ पे लिखा है जेईई मेंस। क्यों? देखो, ध्यान दो, जेईई में 2 लेवल होता है, जेई मेंस, और उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो एडवांस। एक्चुअली में आपका टारगेट है एडवांस, क्योंकि आपको आईआईटी जाना है। और इसकी वजह से अधिकांश बच्चा एडवांस 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 के लिए पढ़ता भी बहुत देर, मतलब बहुत रहता है कि भैया मेरे को एडवांस करना है, एडवांस करना है। बट एडवांस काफी टफ है और एडवांस नेक्स्ट लेवल है मेंस का। तो आपको सबसे पहले मेंस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेंस के थ्रू आपको एनआईटी मिलता है। सारे के सारे आपको बता दूं, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, ये सारे के सारे आपको मेंस के ही मार्क्स के बेसिस पे मिलते हैं। तो आपका मेंस, कई बार बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अरे यार, मेरे को तो मेंस में बस क्वालिफाई करना है, फिर तो मेरे को करना एडवांस ही है। पता चला मेंस में क्वालिफाई कर दिए 95-97 परसेंटाइल से, एडवांस में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। तो आपने जितना ध्यान एडवांस पे दिया था आईआईटी में जाने के लिए, अगर आप उतना ध्यान दे लिए होते मेंस पे, और मेंस में ही 99 परसेंटाइल लाते, फिर एडवांस में आता नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट यहां से एनआईटी की सीट तो पक्की हो जाती। तो पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एक एक लेवल करके ऊपर बढ़ते हैं, कि सबसे पहले यार जीएफटीआई कंफर्म करें कि भैया मेरे को 99 परसेंटाइल आ जाए। फिर कंफर्म करें कि भैया ट्रिपल आईटी कोई मिल जाए तो 99.2 परसेंटाइल, 99.4 परसेंटाइल आ जाए। फिर कंफर्म करें कि एनआईटी कोई भी मिल जाए तो 99.6, 99.7 परसेंटाइल आ जाए। तो ऐसे से टारगेट बनाते हैं, और जब 99.7 परसेंटाइल हो जाए, एनआईटी तो कंफर्म है, आ रहा है, फिर आईआईटी का टारगेट उठाते हैं कि हाँ अब एडवांस क्वालिफाई करना है। समझ रहे हो? तो स्टेप बाय स्टेप इज ऑलवेज बेटर। चलिए, अब जेईई मेंस के बारे में मैं बता देता हूं जल्दी से। एनटीए कंडक्ट कराता है कि यहां से जेईई मेंस से कहां एडमिशन होता है। 31 एनआईटीज, 25 ट्रिपल आईटीज, 28 सीएफटीआईज, सेंट्रली फंडेड या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। इसके डेट्स ध्यान में रख लीजिए। एप्लीकेशन कब स्टार्ट होता है? तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एक मिनट, यहां पे गड़बड़ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन यहां पे नवंबर में होता है। हाँ, नवंबर में शुरू हो जाता है जनवरी सेशन के लिए, और अप्रैल सेशन के लिए लास्ट वीक ऑफ मार्च। अच्छा सॉरी, सही लिखा हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि 2 सेशंस होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। तो नवंबर फिर मार्च। अब एग्जाम डेट, तो पहला इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो जनवरी में होता है, सेकंड अटेम्प्ट होता है अप्रैल में। 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो जनवरी अटेम्प्ट में 2023 में 8.6 लाख बच्चा बैठा था, और अप्रैल वाले सेशन में 9.3 लाख बच्चा बैठा था। अब दोनों में से टोटल यूनिक बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेजॉरिटी इसमें रिपीटेड थे, तो टोटल यूनिक बच्चे जो बैठे थे वो 11.2 लाख बच्चों के आसपास बैठे थे। करीबन 11.25 लाख बच्चा इस एग्जामिनेशन जेईई मेंस में बैठता है। ठीक है, तो आपका कंपटीशन इन लोगों के साथ है।
मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर होता है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, सुपर डिफिकल्ट या बहुत डिफिकल्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वेरी डिफिकल्ट वाले लेवल पे एडवांस होता है और सुपर डिफिकल्ट वाले लेवल पे ओलंपियाड होता है। तो सुपर डिफिकल्ट इज ओलंपियाड, वेरी डिफिकल्ट इज एडवांस, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है जेडब्ल्यू मेंस का। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मेंस के लिए क्या है क्राइटेरिया? तो देखिए क्राइटेरिया यही है बस कि आप 12वीं पास होने चाहिए 2022 में या 2023 में, या फिर 2024 में आप 12वीं दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो मेंस में सिर्फ यही 3 साल वाले बच्चे अलाउड हैं। 2022 में उनका 12th हुआ है, 23 में हुआ है या 24 में हुआ है। अब एक और बात आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने मान लीजिए 2020 में या 2020 में उन्होंने 10th दिया। अब उन्होंने 2022 में 12th दिया, लेकिन 2022 में जब वो 12th दिए तो उनका मार्क्स बहुत खराब आया, से फॉर एग्जांपल 50% आया, तो उनको लगा यार मार्क्स बहुत खराब है। तो वो बच्चा क्या किया, वापस से रिपीट कर दिया 12th और एनआईओएस से या स्टेट बोर्ड से कहीं से जाके एग्जाम दे दिया, और 2023 में वो बच्चा दूसरे बोर्ड से 12th दिया और उसको 70 या 80% जो भी 75% मार्क्स आ गए। तो अब अगर वो बच्चा इस बोर्ड का मार्कशीट लगाता है तो यही माना जाएगा कि उस बच्चे ने 12th 2023 में दिया है, 2022 का 12th नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं जिनके नंबर नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम 75% मार्क्स का क्राइटेरिया है, लेकिन ध्यान दीजिए जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं, एग्जामिनेशन देने में कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट 75% मार्क्स का क्राइटेरिया मैं फिर भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप मेंस में बैठ भी जाएंगे, एग्जाम भी दे लेंगे, बट इससे आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। कोई भी एनआईटी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अगर उसका मार्क्स 75% मार्क्स से कम है। 75% कहां, आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्रीगेट बोला गया है। एग्रीगेट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट फिक्स है। 5वां आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रह सकता है। इस 5वें सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स आए, ये 5 के मिला के 75% मिनिमम चाहिए, ऐसा कहता है। या टॉप 20 परसेंटाइल, या जिस भी आप बोर्ड में हो वहां का टॉप 20 परसेंटाइल, अगर आपका मार्क्स 75% से कम हो रहा है, जैसे बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में भैया बच्चा टॉप कर जाता है 70% नंबर पे, तो भाई वहां पे क्या करना है, उस बोर्ड को बताना पड़ेगा टॉप 20 परसेंटाइल बच्चे क्या है, उनका कट ऑफ क्या है। तो जैसे इस साल 2023 में टॉप 20 परसेंटाइल बिहार बोर्ड के लिए जो निकला है वो 68% मार्क्स निकला है, कि भैया 68% मार्क्स से जो बच्चा बिहार बोर्ड में ज्यादा लाया है वो बच्चा अलाउड है। तो ऐसा काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। 65%, ये जो 75% का जो क्राइटेरिया है, ये SC ST वाले बच्चों के लिए, SC ST सारे रिजर्व कैटेगरी नहीं, OBC के लिए यही है 75%। इवन क्या कहते हैं EWS के लिए भी यही है 75%, बट SC ST के लिए 65% है। तो SC ST कैटेगरी के लिए ये 75% बन जाता है 65%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जामिनेशन इज बिटसैट। ये एग्जाम का फॉर्म भी हर बच्चे को भरना चाहिए, ऑल्दो उन बच्चों को नहीं भरना चाहिए जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चैलेंज्ड है। मतलब ऐसा कोई बच्चा है जिसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, उसको नहीं भरना चाहिए इस एग्जाम को, क्योंकि यहाँ की फीस थोड़ी ज्यादा है। थोड़ी ज्यादा एज एन लाइक 6-7 लाख रुपए एक साल का लगता है, 6 लाख रुपीज के आसपास पर ईयर लगता है। अब अगर आपका ऐसा है कि आपके घर की आमदनी साल की 6 लाख है तो भी आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि बैंक लोन कर देगा। बट अगर आप ऐसे हैं जैसे अगर आपके फैमिली का इनकम साल का 1 लाख रुपीज है या 2 लाख रुपीज है, तो उस केस में बैंक भी मोस्टली लोन देने में बहुत दिक्कत देता है। हालांकि रूल ये कहता है कि बैंक को किसी भी बच्चे को लोन देना चाहिए, बट रूल के हिसाब से सब कुछ चलता नहीं है हमारे यहाँ। तो उस केस में बैंक लोन नहीं देता है और बच्चा वहां फंस जाता है। तो और ऊपर से इसका एग्जामिनेशन का फीस भी बहुत महंगा है, करीबन 3,000 रुपए या 3,500 रुपए लेते हैं एग्जाम फीस। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिटसैट इतना अच्छा एग्जाम है, क्योंकि बिट्स पिलानी अपने आप में इतना बढ़िया कॉलेज है जो इवन IIT से भी ऊपर का प्लेसमेंट दे सकता है और देता भी है। करोड़ों करोड़ों के पैकेजेस यहां से जाते हैं बच्चों के, हर साल गए भी हैं। ठीक है, चलिए डिटेल बताते हैं। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट बिट्स इसको कंडक्ट कराता है। पिलानी इसका सबसे पुराना कैंपस है। इसके टोटल 3 कैंपस है। बिट्स का पिलानी है, बिट्स का गोवा है और बिट्स का हैदराबाद है। और इसने एक और कैंपस खोला है आउट ऑफ इंडिया, दैट इज बिट्स दुबई। तो टोटल 4 कैंपस हैं इसके। 4 में से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, इंडिया के 3, एक अब्रॉड। जनवरी के आसपास इसका एप्लीकेशन शुरू होगा। एग्जामिनेशन मई और जून 2 शिफ्ट में होता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 शिफ्ट होते हैं इस एग्जामिनेशन के। और उसके बाद करीबन 3 लाख के आसपास बच्चा बैठता है।
जेडब्ल्यू मेन से थोड़ा नीचे लेवल रहता है बिटसेट का, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ऑलमोस्ट बराबर है बट थोड़ा नीचे ही है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्राइटेरिया दिया गया है? मस्ट हैव पास्ट क्लास 12। इन्होंने कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया लगाया ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट, और वेरी सॉरी मैं कुछ और बोल गया, 12वीं पास होना चाहिए, बट पीसीएम में इन्होंने 75% लगाया है, तो देखा देखी इन्होंने भी कर दिया है। बट अच्छी बात यह है कि एग्रीगेट नहीं है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो 75% चाहिए। 60% इंडिविजुअली चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, बाकियों में और कुछ नहीं, इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% चाहिए। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज वीआईटी ट्रिपल ई। अब देखो इस एग्जामिनेशन को मैंने क्यों लिखा है, तो यहां पे बता देता हूं कारण। देखो वीआईटी ट्रिपल ई एक प्राइवेट कॉलेज है, और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि यार देखो सारे अच्छे अच्छे एग्जामिनेशंस भरो, बट एक ऐसा एग्जामिनेशन भी जरूर भरना जो कि अच्छा भी है लेकिन वहां एडमिशन होना आसान भी है। जैसे बिटसैट में तुमको पता है 6 लाख रुपए फीस लगती है, उसके बाद भी 3 लाख बच्चे इसका एग्जामिनेशन देते हैं, और सिलेक्शन होता है करीबन 3 से 4 हजार बच्चों का। 3,000 भी नहीं, मतलब काइंड ऑफ 3,000 से भी कम रहते हैं सारे कैंपसेस मिला दे तो 1% बच्चों का सिलेक्शन वहां हो रहा है, बाकी 99% यहां पे भी खाली चला जाता है, इतना हाई फीस होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बहुत हाई है, और ये प्राइवेट है लेकिन इसके एडमिशन के क्राइटेरियाज काफी स्ट्रिक्ट हैं। अब वहीं पे आ जाओगे तुम वीआईटी ट्रिपल ई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये प्राइवेट है बट यहाँ एडमिशन आसान है। तो इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि जैसे वीआईटी ट्रिपल ई हो गया, एसआरएम हो गया, ये या फिर कई लोग मणिपाल की तरफ भी जाते हैं, तो मणिपाल हो गया, ये सब जो कुछ कॉलेजेस हैं ना, वो प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, और यहाँ एडमिशन आसानी से हो जाता है। तो आप किसी एक प्राइवेट का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, कि इन केस अगर सारे अच्छे वाले में से कोई नहीं हुआ तो एक प्राइवेट तो रहे आपके पास। ठीक है, वीआईटी ट्रिपल ई का भी फीस काफी हाई है, मतलब करीबन 5 लाख रुपए एक साल का है, तो फीस मतलब सॉरी एक सेमेस्टर का है, एक साल नहीं एक सेमेस्टर का है, बहुत ही ज्यादा है मतलब। और अगर इसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई, जो कि मिल जाती है आसानी से, तो भी आपको 2-2.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर का देना पड़ता है, तो विच अमाउंट्स टू 5 लाख रुपीज पर ईयर। तो यहाँ पे वीआईटी इसको कंडक्ट कराता है अपना एग्जामिनेशन। इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे हैं? वेल्लोर में है, अमरावती में है, चेन्नई में है, भोपाल में है। इसका सबसे ऊपर टॉप का जो इंस्टीट्यूट है वो वेल्लोर वाला है, सबसे पुराना वही है। उसके बाद नवंबर में इसका एग्जामिनेशन मतलब एप्लीकेशन लिया जाता है, एग्जामिनेशन अप्रैल में होगा। करीबन 2 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं, तो प्राइवेट में होने के बाद भी इसने अपना इतना रेपुटेशन बनाया है कि 2 लाख बच्चे बैठते हैं। डिफिकल्टी लेवल इज कंसिडर टू बी मॉडरेट कंपैरिजन टू जेईई मेंस, तो मॉडरेट है बिटसैट से नीचे लेवल में। तो मतलब अगर मैं बताऊं तो वीआईटी यहाँ पे है, फिर उसके बाद बिटसैट है, उसके बाद फिर जेईई है, ठीक है, ऐसा लेवल है, तो बिटसैट से भी नीचे है। अब कंप्लीटेड 12th विद पीसीएम, पीसीएम होना चाहिए आपके 12th में। मिनिमम 60% मार्क्स की क्राइटेरिया इन्होंने डाली है एग्रीगेट में, और एससी एसटी के लिए 50%, और 12th अपियरिंग कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, 2024 वाले एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में इतने नंबर चाहिए ऐसा नहीं बोला है, एग्रीगेट में 60% चाहिए, बस ये बोला है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज एमएचटी सीईटी। अब एमएचटी सीईटी है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है? बेसिकली महाराष्ट्र के जितने कॉलेजेस हैं वो देता है। तो 2 स्टेट इंडिया में इतने अच्छे हैं कि जहां पे मेजॉरिटी बच्चों का पलायन होता है, उसमें से एक है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटका। इन दोनों जगहों पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से आपको लाखों करोड़ों के पैकेजेस निकलते हैं, और इन जगहों पे फैसिलिटीज अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई का तरीका, माहौल, सब कुछ अच्छा है। इसीलिए महाराष्ट्र और कर्नाटका ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां के स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस को भरने की सलाह मैं देता हूं हमेशा, कि महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भर दीजिएगा। इस एमएचटी सीईटी से आपको, जैसे एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, ये एक कॉलेज है, दूसरे फेमस कॉलेजेस महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद है, और ऐसे और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू मिलेंगे, ठीक। तो स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट का जो सेल होता है वो इसको कंडक्ट कराता है। फरवरी के आसपास इसके एप्लीकेशंस लेने शुरू किए जाते हैं, और मई में इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। महाराष्ट्र और बाहर पूरे इंडिया से मिला जुला के टोटल 6.5 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं। तो जेडब्ल्यू मेंस के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इसी में। क्लियर? तो 6.5 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं इसमें। डिफिकल्टी लेवल इज इजी। डिफिकल्टी लेवल इजी मतलब बिटसैट से नीचे ही होता है, वीआईटी से आप थोड़ा ऊपर मान लो या आसपास मान लो, वैसा कुछ मान सकते हो। तो
इजी लेवल रहता है, ज्यादा कठिन नहीं रहता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा पेपर थोड़ा लेंदी होता है, ये हर बार बच्चे बोलते हैं, तो हर बार बच्चा बताता है सर पेपर थोड़ा लेंदी आया था। क्लियर? अब इसमें एक बस कैच है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये कैच ये है, मैं पहले ये बता देता हूं, मस्ट हैव पास 12th विद पीसीएम, पीसीएम होना जरूरी है। 45% क्राइटेरिया सिर्फ मांग रहे हैं एग्रीगेट में, 12th में सिर्फ 45% बोलते हैं एग्रीगेट में ले आओ, और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 12th अपीयरिंग कैंडिडेट्स आल्सो एलिजिबल। कैच ये है कि यहाँ पे महाराष्ट्र वाले जो बच्चे हैं, कौन कौन बच्चा यहाँ पे महाराष्ट्र वाला है, अभी महाराष्ट्र वाला जो बच्चा है उसके लिए 85% का रिजर्वेशन है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आपका डोमिसाइल वहां का है, 10th 12th आपने वहीं से किया है, तो जो बच्चा डोमिसाइल वाला है वो डोमिसाइल वाले बच्चे के लिए 85% का सीट रिजर्व्ड है। ऑल इंडिया कोटा जो है, ऑल ओवर इंडिया का कोटा जो है वो सिर्फ 15% का है, 15% बच्चे बाहर से अलाउड हैं, ठीक है। ऑल्दो इतना कम परसेंटेज है, उसके बाद भी बाहर वाले बच्चे देते हैं इस एग्जामिनेशन को, और सीट मिलती है, क्योंकि 15% तो है ना, उस 15% में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सीयूईटी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां एमएसटी सीईटी में मैं आपको इसके साथ साथ कर्नाटका का एग्जामिनेशन भी भरने का सलाह देता हूं, केसीईटी जिसे कहते हैं, और केसीईटी में डोमिसाइल अगेन लग जाता है। तो कर्नाटका का एक और एग्जामिनेशन है कॉमेड के, इसके थ्रू भी आपको कर्नाटका के कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जामिनेशंस भी आप जरूर भरिएगा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। अब लास्ट की बात करें सीयूईटी, तो सीयूईटी क्या है और क्यों मैंने इसका नाम लिया, ध्यान से समझिएगा। सीयूईटी इज बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये कराता कौन है, एनटीए कंडक्ट कराता है। इसमें 250 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स बैठते हैं, तो मोर देन अ टोटल ऑफ 252 नहीं, 250 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं। और कौन कौन से हैं, ये मेजरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, फिर इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। अब यहां से बीटेक की डिग्री नहीं मिलती है, तो यहां पे आपको बीटेक नहीं मिलेगा, बट यहां से आपको बीएस की डिग्री मिलती है, बीएससी की डिग्री मिलती है, ऐसे डिग्रीज मिलते हैं जो प्योर साइंसेज वाले होते हैं। तो जो बच्चा रिसर्च करना चाहता है या उसको इंजीनियरिंग नहीं करना है, इंजीनियरिंग के अलावा कुछ भी कर सकता है, वो ऐसे ऑप्शंस भरते हैं, और भरना भी चाहिए, क्योंकि ये खराब ऑप्शन नहीं है। आज के डेट में लोग रिसर्च में बहुत जा रहे हैं, तो रिसर्च का अगर ऑप्शन जाना है तो बीएससी इज नॉट बैड, इनफैक्ट वेरी गुड। लोग रिसर्च के लिए बीएससी के थ्रू ही जाते हैं। अच्छी बात यह है, यहां पे जितने यूनिवर्सिटीज आपको दिख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम डू हैव अ वेरी लो फीस। वेरी लो मतलब तुम इतना लो समझो कि 10,000 रुपए में 6 महीने की फीस, 20,000 रुपए का पर सेमेस्टर फीस, ऐसा हजारों में ही है, लाखों में तो है ही नहीं। तो जब हजारों में फीस रहता है तो बच्चों के लिए एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन भी रहता है कि हाँ यार 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 इतने में तुम्हारा हो गया एक सेमेस्टर का फीस। कई जगह तो ऐसा, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 8,600 रुपए लगते हैं, हाँ 8,600 रुपए लगते हैं एक सेमेस्टर के, बस एक सेमेस्टर नहीं, एक ईयर, पर ईयर का है। तो इतना कम कम फीस है कि भाई मतलब श्योर शॉर्ट बच्चा देता है, और इसकी वजह से करीबन 15 लाख से ज्यादा बच्चे इसको देते हैं। 15 लाख से ज्यादा बच्चे, समझ रहे हो, जेईई मेंस से भी ज्यादा बच्चे यहाँ बैठते हैं। तो इसलिए ये हर हाल में, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फीस सीट जो है यहाँ वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जेईई मेंस, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि भैया मतलब इंडिया का जितना भी यूनिवर्सिटी है वो सारा आ गया इसमें, और यूनिवर्सिटीज के बाद बहुत सारे सीट्स होते हैं, अथाह में सीट्स, तो बच्चों का सिलेक्शन आसानी से होता है यहाँ पे। मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है, मई में इसका एग्जामिनेशन होगा, 2024 में इसका एग्जामिनेशन मई में टेंटेटिव डिक्लेयर्ड है। डिफिकल्टी लेवल रिलेटिवली इजी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वेरी इजी कंपेयर टू जेईई मेंस। ये वेरी इजी होता है, मतलब बहुत ही सिंपल और आसान पूछे जाते हैं। सीयूईटी के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल देखना है ना, तो ऑल अबाउट, या फिर लिख लेना बस सीयूईटी हर्ष सर, तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो बनाया है सीयूईटी बाय हर्ष सर, उसमें पूरा डिटेल बताया हूं सीयूईटी के बारे में कि सीयूईटी क्या है, कैसे भरना है, क्या मिल सकता है, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्राइटेरिया क्या है, सबसे अच्छी बात, कोई ज्यादा क्राइटेरिया डाला ही नहीं है। 12वीं आप पास होने चाहिए, नंबर 45% आने चाहिए, और 45% भी क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज का है, कुछ ने तो मतलब, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 45% है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 40% है, तो हर जगह का अलग अलग है।
ठीक है, आपको देखना होगा कि उस यूनिवर्सिटी का कितना है। मैंने एवरेज पकड़ा है 45% नंबर ले आना हो जाएगा मेजोरिटी में। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी ले इतना, फिर 12th अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल है। ठीक, और यहां से भैया बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस जहां पे जाने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा ललाहित रहते हैं। ठीक है, सारे लोग समझ गए। चलिए जी, तो ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम, वॉल्ट डिज्नी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये 5 एग्जामिनेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन 5 एग्जामिनेशंस को जरूर भरिएगा। हालांकि सिर्फ यही 5 एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, इसके अलावा मैंने एक पूरा सेशन लिया है ऑल्टरनेट ऑफ जेडब्ल्यू। इसको लिखना ऑल्टरनेट ऑफ जेडब्ल्यू बाय हर्ष सर, ऐसा लिख लेना। तो तुमको दिख जाएगा यूट्यूब पे एक वीडियो, इसको देखना। अगर तुमको और भी एग्जामिनेशंस जानने हैं कि भैया जेई के अलावा तुम और क्या क्या दे सकते हो जिससे तुम इंजीनियरिंग कर सको, या इंजीनियरिंग के अलावा के और कोई मतलब वो चाहिए तुमको, तो ये मिल जाएगा। या फिर तुम चाहते हो कि मैं फ्रेश वीडियो बना दूं जहां पे ऐसे सारे ऑल्टरनेट्स ऑफ जेई, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है, तो अगर तुम चाहते हो कि सर फ्रेश वीडियो बना दीजिए जो भी लेटेस्ट का, क्योंकि अभी क्या होगा ना, लेटेस्ट अभी बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब बहुत तेजी से घुस रहा है इंजीनियरिंग में। तो अगर आप चाहते हैं कि सर एक फ्रेश वीडियो बना दो ऑफ ऑल्टरनेट्स ऑफ जेई, या फिर इंजीनियरिंग पे और दूसरे एग्जामिनेशंस क्या दे सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट ऑफ इंजीनियरिंग, तुम चाहते हो कि सर हम पीसीएम लिए हैं बट हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो ये सारी चीजों के आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। जो भी कमेंट डालिएगा उस पर, जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, बिकॉज ऐसे बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा और लाता रहता हूं। इससे आपको आगे चल के अपने इंजीनियरिंग में, अपने लाइफ में, करियर में चीज़ों को चुनने में, उन पे डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एट द सेम टाइम अगर आपको और किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है, मुझसे कोई ज़रूरत महसूस होती है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बस इतना ही कहना था। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।